बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस टेस्ट पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बाल विकास के इस टेस्ट पेपर में 30 प्रश्नों को समायोजित किया हुआ है। 30 प्रश्न लिए हुए हैं और इन 30 प्रश्नों का व्याख्या सहित हम लोग इसका उत्तर ढूंढेंगे और उसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन को, जिसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को लिया है और इसे हम आज हल करेंगे इनकी व्याख्या सहित। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इन प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, तो इस प्रश्न को सही उत्तर बताने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक का जो 3 प्रमुख नियम है वो कौन कौन सा है। तो देखिए, ऐसा है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो है नियमों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। जो अधिगम के नियम है उसको, और इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक नियम है प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, और दूसरा जो भाग है वह है गौण नियम या द्वितीयक नियम, जिसको हम लोग कहते हैं। मुख्य नियम है पहला और दूसरा है गौण नियम या द्वितीयक नियम। ठीक है, तो मुख्य नियमों की ज़्यादा चर्चा की जाती है, इसलिए इसका नाम आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। तो पहला जो नियम है वह है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये कहता है कि विद्यार्थियों को अधिगम कराने से पहले या कोई चीज़ सिखाने से पहले उनको तत्पर करना, उनको जो है रेडी करना आवश्यक है। लॉ ऑफ रेडीनेस है ये, लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आप उनको पहले भाई रेडी करिए, तत्पर करिएगा, तभी वो कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती हम उन्हें बैठा सकते हैं लेकिन सिखा नहीं चाहते, सिखा नहीं सकते। कहावत कहा जाता है कि किसी घोड़े को ज़बरदस्ती हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, परंतु उसे ज़बरदस्ती जो है सो बांधे करके हम पानी नहीं पिला सकते। इसलिए तत्परता का नियम आपसे ये बताता है कि आप कक्षा में जब जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे को किसी चीज़ के सीखने के लिए तत्पर करिए, रेडी करिए, उसके बाद ही उन्हें आप कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है वह नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये अभ्यास का नियम ये कहता है कि भाई आपने कुछ चीज़ सीख लिया, तो जब कुछ चीज़ सीखा है तो उसका अभ्यास उसकी आवश्यक हो जाता है। अभ्यास आपको जो है वो ज्ञान को समृद्ध बनाता है। अभ्यास जो आपकी सीखी हुई चीज़ है, जो ज्ञान है, उसको समृद्ध बनाता है। और उसको आप कितना सीख लिए हैं, सीख पाए हैं कि नहीं पाए हैं, इसकी जांच के लिए अभ्यास आवश्यक होता है। इसलिए अभ्यास आपके ज्ञान को समृद्ध करता है। और अभ्यास जो है, कहते हैं कि कुछ जो कठिन विषय हैं उनमें अभ्यास अति आवश्यक होता है। जैसे गणित जैसे विषयों में अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं, केवल रटते हैं या हैं, तो भी आप भूल जाते हैं, और आप चीज़ों को अभ्यास अगर उसका नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो अभ्यास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो थॉर्नडाइक का कहना है, जो इन्होंने जो नियम दिए हुए हैं, तो उसमें अभ्यास का नियम आपसे ये कहता है कि आपको जो चीज़ सीखे हुए हैं उसके अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, और अभ्यास उस ज्ञान को स्थायी बनाता है। और इसलिए शिक्षा में जो है अभ्यास का प्रमुख जो है स्थान है। तीसरा जो नियम है वह है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट है। यह नियम हमसे ये कहता है कि भाई जो भी चीज़
जो है वो हम सीख रहे हैं वो कितना प्रभावी है, कितना हमारे लिए उपयोगी है, कितना वो उपयोगी हमारे लिए है, इससे ये डिपेंड करेगा कि हम उस ज्ञान को सीखें कि नहीं सीखें। ठीक है, तो प्रभाव का नियम हमसे यही बतलाता है कि जिस ज्ञान की प्रभाविता, उपयोगिता ज़्यादा होती है, बच्चों की ज़रूरतों या समाज के दृष्टि से जो ज़रूरत होती है उसको लोग जल्दी सीखते हैं। बच्चे भी उस चीज़ों को जल्दी सीखते हैं जो उनके लिए उपयोगी होता है, ज़रूरत जो होती है जिनकी। ठीक है, तो जो प्रभाव का नियम है वो हमसे यही कहता है कि उसकी उपयोगिता जो है उस पर फोकस हमें करनी चाहिए। और इसी जो है प्रभाव के नियम से शिक्षा जगत में जो भी जो दंड पुरस्कार के जो नीति आए हुए हैं वो इसीलिए आए हैं कि वो आपकी जो ज्ञान है उसके प्रभाव को वो और बढ़ाएं। ठीक है, तो उपयोगिता पे इस पे जोर दिया जाता है और उसके प्रभाव को कि उसका इफेक्ट क्या है, उस ज्ञान का प्रभाव क्या है। तो इस तरह से 3 नियम जो हैं दिए गए हैं, सीखने के मुख्य 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये आपको याद रखना है। और जो यही इसी को हम प्राथमिक नियम या मुख्य नियम कहते हैं, सीखने के मुख्य नियम। और जो दूसरा गौण जो नियम है या द्वितीयक नियम है, इसमें 5 नियम की चर्चा की गई है इसमें। और इस 5 नियम की चर्चा जब प्रश्न आएगा तो हम करेंगे पांचों की, कि इसमें जो है वो 5 नियम की चर्चा की गई है, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये 3 महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद आपको रखना है कि इधर मुख्य नियम है 3 और गौण नियम है 5। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि थॉर्नडाइक ने जो अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं उनमें से कौन नियम शामिल नहीं है। तो अभी हम लोगों ने दिया, सबसे पहला जो था तत्परता का नियम था ये। दूसरा जो नियम था हमारा वो था अभ्यास का नियम। तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। तीनों ठीक है शामिल थे। तो कौन शामिल नहीं है, तो वह है आत्मीकरण का नियम ये। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आत्मीकरण का नियम। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें प्रयत्न व भूल के आधार पर सीखना होता है, यानी जो अधिगम का यानी सीखने का वह कौन सा सिद्धांत है जो प्रयत्न व भूल के आधार पर जिसमें सीखना होता है, और उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए, प्रयत्न और भूल के आधार पर जो है प्रयत्न और भूल सिद्धांत ही है उसका नाम, अधिगम का प्रयत्न और भूल सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है थॉर्नडाइक। जो प्रयत्न और भूल जो ये है इसमें इस बात पे दिया जाता है, जोर दिया जाता है कि जो मनुष्य प्राणी जो बच्चा है वह प्रयत्न और भूल के द्वारा भी सीखता है। और इसका जो है गणित विज्ञान जैसे विषयों में, कुछ अन्य विषयों में भी इसका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है, इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। प्रयत्न और भूल के आधार पर कोशिश करता है और इरर करता है, गलती करता है, तो एक बार वो गलती हट जाती है और उसका जो प्रयास होता है, जो प्रयत्न है, वह सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है बिल्ली वगैरह कुछ प्राणियों पे जो है प्रयोग के माध्यम से ये थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और उसके बाद जो है से इन्होंने जो है सीखने के 3 प्रमुख नियमों की और 5 जो है द्वितीयक नियमों की इन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है हमारे पास कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में, तीसरा प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न एक पिछले वीडियो में भी मैंने लिया था। तो जो एयरफोर्स पायलट है उसको बनने के लिए जो है वो शारीरिक गतिक बुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए इसका सही उत्तर है गतिक बुद्धि। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत को। तो देखिए, जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसको जो दिए हैं वो बुद्धि की थोड़ी चर्चा यहाँ हम कर ही लेते हैं क्योंकि आगे भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, जो बुद्धि है
जिसको हम लोग इंटेलिजेंस कहते हैं, ये बुद्धि में जो है हम ये माना जाता है कि बुद्धि की परिभाषा देते समय कि बुद्धि के को लोगों ने जब स्टडी करना शुरू किया, ठीक है, स्पीयरमैन का नाम आता है सबसे जो है प्रमुखता से, जो बुद्धि के सिद्धांत में आए हैं, फिर लास्ट में इस वेस्लर वगैरह का नाम आता है, ठीक है, जिन्होंने समन्वित परिभाषा दी है। तो बुद्धि को सबसे पहले भाई ये कहा गया कि जो बुद्धि है वो तरह तरह के मनोवैज्ञानिकों ने बात किया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जो बुद्धि है वो समस्या समाधान की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये जो है यह आपका सीखने की योग्यता है, जिसमें सीखने की जितनी अधिक क्षमता होगी उसमें उतनी ही अधिक बुद्धि होगी, यानी सीखने की योग्यता के रूप में इसको परिभाषित किया। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई नहीं, जो जितना अधिक अमूर्त चिंतन कर सकता है उसके पास उतनी ही अधिक होगी। अमूर्त चिंतन मतलब कि जो दिखाई नहीं देता है, जो कल्पना पर आधारित, तर्क पर आधारित होता है, वैसी चिंतन, यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में इसको परिभाषित किया। जो जितना अधिक अमूर्त चिंतन कर सकता है वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा, इस तरह की बात की। कुछ लोगों ने बात ये किया कि जिसमें भाई समायोजन की ज़्यादा जो है योग्यता होगी वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा, यानी किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो जितना अधिक तेज़ी से फुर्ती से समायोजित हो जाता है, अपने आप को ढाल लेता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान है। तो समायोजन की योग्यता के रूप में भी बुद्धि को लोगों ने परिभाषित किया। और अंत में वेस्लर का डिफिनेशन आया, जिन्होंने कहा कि नहीं, बुद्धि भाई कोई एक योग्यता नहीं है, बल्कि वह योग्यताओं का एक समुच्चय है। उसमें बहुत सारे जो हैं वो योग्यताएं शामिल हैं, और इसलिए वेस्लर ने इसको कह दिया कि यह जो बुद्धि है वह योग्यताओं का समूह है, योग्यताओं का समूह। समूह कह लें या समुच्चय कह लें, तो इस तरह से जो सर्वमान्य वर्तमान में जो भाषा बुद्धि को परिभाषित की जाती है तो उसे योग्यताओं का समुच्चय माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात आती है कि भाई जो बुद्धि है वो बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो जो बुद्धि का जो प्रकार है उसको थॉर्नडाइक ने और कुछ लोगों ने, गैरेट ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। लेकिन जो सामान्य बुद्धि की बात आती है जब लास्ट अंत में हम, तो तीन प्रकार हमारे पास आते हैं, और ये तीन प्रकार हैं मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है, तो देखिए इसी मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने स्थूल बुद्धि कहा है, और उसी स्थूल बुद्धि को गैरेट ने बाद में मूर्त बुद्धि का नाम दे दिया। कुछ लोगों ने इसी स्थूल बुद्धि को, इसी को नाम दिया हुआ है ये कि यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, तो यांत्रिक बुद्धि थॉर्नडाइक ने भी यांत्रिक बुद्धि कहा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सभी यांत्रिक स्थूल जो भी बात की जा रही हैं ये मूर्त हैं। मूर्त मतलब दिखाई देने वाले हैं, मूर्त रूप में मौजूद हैं, तो उस तरह की मूर्त बुद्धि इसको कही जाती है। दूसरा जो है अमूर्त बुद्धि है, और तीसरा सामाजिक बुद्धि। जो मूर्त बुद्धि वाला बालक होता है वो वहिया जो है सो आपका क्या हो सकता है, वो कुशल जो है कारीगर हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह की जो भी मूर्त चीज़ें उसमें है, व्यवसायी हो सकता है, मूर्तता जो भी चीज़ों में है वो वैसा व्यक्ति वो बनता है। अमूर्त बुद्धि वाला जो बालक है वो चिंतक बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, ठीक है ना, जो है
वो इस तरह की बातें आती हैं जिसमें तर्क, कल्पना, ये सब चीज़ों की गणित विज्ञान की ज़रूरत होती है। तो जितने भी गणित विज्ञान के हैं उसमें अमूर्त बुद्धि होती है, जो गणित विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े हुए होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वह आपका नेता बन सकता है, वक्ता बन सकता है, इस तरह की उसकी अंतिम स्थिति होती है, जो समाज में जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब बात करें हम जब बुद्धि के सिद्धांत की, तो बुद्धि के सिद्धांत में जो है हमारे पास वो इसको दो भागों में बांटा जाता है। बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में हम बांटते हैं। एक बांटा जाता है कि एसेस थ्योरी, और दूसरा एसआर थ्योरी की बात हम लोग करते हैं। ये एक तरह से एसेस का मतलब है उद्दीपन, उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया यहाँ पे होगा। हाँ, इसको पहले लिखिए या इसको, इससे कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। ये उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत है और ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। ठीक है ना। स्टिमुलस, एस मतलब स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, और ये स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी है। इसको स्टिमुलस स्टिमुलस को हम लोग जो है सो संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको हम लोग व्यवहारवादी, संबंधवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये सब सिद्धांत के नाम से इसमें हम लोग जानते हैं। अब बात करें कि इसमें सिद्धांत कौन से आते हैं, तो देखिए बुद्धि के जो सिद्धांत हैं वो बुद्धि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी प्रकृति स्थिति के बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं। तो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं उसमें हम लोग बात करते हैं आपका, इस सिद्धांत में यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये जो चर्चा हमने किया, थोड़ा सा आपको वो नाम लिख दिया है अधिगम के सिद्धांत का, लेकिन चर्चा हो रही है बुद्धि का, तो थोड़ा सा नाम में हम लोग यहाँ पे परिवर्तन करेंगे। ये जो बात आपके पास आ रहा है, ये थोड़ा सा टॉपिक आपका गड़बड़ हो रहा है। ये इस सिद्धांत का देखिए जो नाम है, इसको कट कर दे रहा हूँ मैं। इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक कारकीय सिद्धांत की चर्चा होती है, क्योंकि बुद्धि की सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं। तो एक होती है कारकीय सिद्धांत, फैक्टोरियल थ्योरी जिसको हम कहते हैं, और जो दूसरा सिद्धांत है, क्योंकि ये जो चर्चा हम थे थोड़ा सा दिमाग से हट गया था, ये जो है आपका वो सीखने के सिद्धांत की ये बात आती है। तो यहाँ हम बुद्धि के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इसलिए उसमें दो तरह से हम बांट सकते हैं। कारकीय सिद्धांत फैक्टोरियल थ्योरी कहते हैं, और दूसरा संज्ञानात्मक सिद्धांत हम कहते हैं, या प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत भी इसका नाम है। संज्ञानात्मक भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत की बात हम लोग करते हैं। प्रक्रिया की बात जिसमें होती है, संज्ञान की जिसमें बात होती है, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, इस तरह से वर्गीकरण मतलब कर सकते हैं हम लोग। और मुख्य रूप से कारकीय जो सिद्धांत हैं उसमें देखिए हमारे पास जो आते हैं, इसको आपको समझ लेना है, क्योंकि इसी से प्रश्न जो है सो आगे हमारे पास हैं। तो कारकीय सिद्धांत में हमारे पास एक कारकीय सिद्धांत आता है, द्विकारकीय सिद्धांत आता है, बहुकारकीय सिद्धांत आता है, समूह कारक सिद्धांत आता है, ठीक है। तो इसमें देखना है ये आपको, इसी तरह से आगे भी हमारे पास है बहुबुद्धि सिद्धांत आता है, तो एक कारकीय जो सिद्धांत है उसको बीने टर्मन स्टर्न ने दिया हुआ है, बीने
स्टरमन और स्टर्न ने दिया हुआ है। द्विकारकीय सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, जिसमें दो कारकों की चर्चा उन्होंने की हुई है कि जी कारक हैं और एस कारक हैं, सामान्य कारक और आपके पास विशिष्ट कारक। बहुकारक सिद्धांत जो दिया गया है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। समूह कारक जो सिद्धांत है वो थर्स्टन द्वारा दिया गया है, और बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो आपको होवर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत इसमें है उसको भी हम जिक्र कर ले रहे हैं, वह सिद्धांत है हमारे पास SOI मॉडल या प्रज्ञा की संरचना या त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत जिसको हम लोग SOI मॉडल भी कहते हैं। SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस यानी प्रज्ञा की संरचना, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें 3 आयाम की बात की गई है। उत्पादक, प्रोसेस, ठीक है ना, जिसको है कहते हैं वो उत्पादक जो है अति सबसे पहले आपको आएगा उत्पादक है, प्रोसेस मतलब संक्रिया है, और एक सिद्धांत है 3 आयाम की बात इन्होंने की हुई है। और इसको सिद्धांत को जो दिए हुए हैं उनका नाम है JP गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत या प्रज्ञा की संरचना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम लोग सब सिद्धांत में अलग अलग चर्चा की गई है। कारक की बात की गई है कि एक कारक में एक कारक है, दो कारक में दो कारक, बहुकारक, समूह कारक, इसमें 7 तरह की बात की गई है बुद्धि की थर्स्टन द्वारा, जिसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से हमको लोग जानते हैं, PMA थ्योरी के नाम से भी। होवर्ड गार्डनर ने का बहुबुद्धि सिद्धांत है जिसमें 7-8 तरह की बुद्धि उन्होंने बताई है कि तार्किक गणितीय बुद्धि है, ठीक है, भाषाई बुद्धि है, सांगीतिक बुद्धि है, गणितीय आपका ये बुद्धि है, आपको स्थानिक या दैसिक बुद्धि है, आपके पास प्राकृतिक बुद्धि है। इस तरह के 7-8 बुद्धि का नाम उन्होंने बताया हुआ है और वो उसके बारे में चर्चा होती है। तो ये समझना है इसमें कि बहुबुद्धि सिद्धांत में कि गार्डनर का ये कहना है कि हर में बुद्धि होती है, लेकिन एक बुद्धि किसी में ज़्यादा विकसित हो जाती है और वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, त्रिआयामी बुद्धि में 3 तरह के आयाम की बात की गई है, गिलफर्ड द्वारा दिया गया है। और इधर जो हमारे पास है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत, इसमें जो है सो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आता है, और एक सिद्धांत जो हम लोग महत्वपूर्ण इसमें पढ़ते हैं वह जो है सो आपका स्टर्नबर्ग का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्की थ्योरी है, त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग का, या सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं, या त्रितंत्र सिद्धांत, ये हम लोग इधर पढ़ते हैं एक। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं वापस प्रश्न पे। प्रश्न हमारे पास ये था कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में जो है एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, तो उसका सही उत्तर है शारीरिक गतिक बुद्धि। यहाँ केवल गतिक दिया है इसलिए गतिक बुद्धि। ठीक है ना, और बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने दिया हुआ है, तो गार्डनर ने, ये होवर्ड गार्डनर जो हैं उन्होंने इस सिद्धांत को दिया हुआ है। ठीक है, और 7 तरह की इन्होंने बुद्धि का नाम बताया हुआ है। शारीरिक जो है ये तार्किक गणितीय बुद्धि है, आपका शारीरिक गतिक बुद्धि है, भाषिक बुद्धि है, आपका सांगीतिक बुद्धि है, स्थानिक या दैसिक बुद्धि है जो ठीक है, और आपका अंतःव्यक्तिक या अंतराव्यक्तिक जो है सो बुद्धि है। इस तरह की उन्होंने 7 बुद्धि का वर्गीकरण किया हुआ है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न पे आ रहे हैं हम लोग। ये चौथा प्रश्न हमसे कह रहा है कि बालक में प्रतीकात्मक विचार प्रक्रिया का प्रारंभ किस काल में होता है। ये चौथा प्रश्न है हमारे पास कि बालक में प्रतीकात्मक विचार यानी प्रतीकों को जो है वो समझना कब प्रारंभ करता है, किस काल में। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है हमारा वह पियाजे की थ्योरी से है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसमें उन्होंने
जो है मानसिक विकास की चार अवस्थाओं का जिक्र किया हुआ है और वो चारों यहाँ पर क्रम से लगभग लिखे गए हैं। ये पहला जो अवस्था रहता है वह है संवेदी प्रेरक अवस्था या काल। तो ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है प्राक संक्रियात्मक का अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम कहते हैं, ये दूसरा है। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये चौथा अवस्था होता है और ये जो पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये तीसरा अवस्था होता है। ठीक है। तो जो प्रतीकात्मक विचार होते हैं यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होते हैं। ये इसका सही उत्तर जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो हुआ उसमें कुछ प्रतीकात्मक विचार संकेतों को वो समझना शुरू कर देता है और उसमें भाषाई जो है विकास, भाषा का विकास भी प्रारंभ होता है। वह जो अवस्था है वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है, तो इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक है वह आपको सजीव निर्जीव में पूर्णतः भेद करने लगता है। इस अवस्था में वह आपका जो है पलटावी की नीति उसमें डेवलप हो जाती है, पलट कर सोचने लग जाता है, संरक्षण का उसमें भाव डेवलप हो जाता है, वो गिन सकता है, वो तुलना कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, इस तरह की उसमें गुण डेवलप हो जाते हैं। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन, कल्पना, निष्कर्ष, व्याख्या, तर्क, इस तरह की गतिविधियाँ करने लगता है। वह चौथा अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि संवेदी प्रेरक अवस्था इसका जो उम्र है वो 0 से 2 साल है। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसमें आपका जो उम्र है वो 2 से 7 साल है। और इसमें मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है वह आपका 7 से 11 के बीच में है और औपचारिक संक्रियात्मक जो है वो 11 से 15 के बीच में है। ये उम्र का इसका दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आत्म केंद्रित अवस्था है। कौन सी अवस्था जो है वो आत्म केंद्रित अवस्था है। मानव विकास की 4 अवस्थाओं का नाम यहाँ दिया गया है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। तो कौन सी अवस्था आत्म केंद्रित है। आत्म केंद्रित मतलब अपने में केंद्रित है, अपने को छोड़कर दूसरे के बारे में कोई ध्यान नहीं रखता। तो इसका सही उत्तर जो है शैशवावस्था है। शैशवावस्था जो है वो जन्म के जो शुरुआती दौर हैं उस अवस्था को हम लोग कहते हैं। तो ये जो अवस्था है इसका काल जो है सो ज़्यादातर कुछ मानते हैं जो 0 से 2 साल तभी हम लोग। तो ये जो आपका है शैशवावस्था जो है, इस शैशवावस्था में जो बालक है वो आत्म केंद्रित होता है। सुख की चाह ही एकमात्र उसका प्रेरक होता है। जरा सा भी उसको अगर दिक्कत परेशानी होती है वो तुरंत रोने लगता है और वह पराश्रित होता है, दूसरों पे आश्रित रहता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो सुख की चाह रखता है और आत्म केंद्रित होता है। ये शैशवावस्था की खास पहचान है जो आपको याद रखना है कि इस अवस्था में, शैशवावस्था में जो है आपका बच्चा पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित रहता है, सुख की चाह ही उसकी एकमात्र इच्छा होती है और वह आत्म केंद्रित होता है। उसमें नैतिकता की भी कोई विशेष बात नहीं होती है, उसमें नैतिकता वो डेवलप नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला 6ठा प्रश्न कह रहा है कि बालक के सामाजिक गुणों के विकास का पहला क्षेत्र है। यानी बालक में अब समाज की बात आ रही है कि समाज से जुड़े जो गुण हैं, ठीक है ना, यानी सामाजिक जो विकास का जो पहला क्षेत्र है वो कौन सा है। तो देखिए सामाजिक विकास का मतलब होता है कि जो समाज की जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो समाज के नियम हैं, उनको बच्चा किस तरह से सीखता है, यही सामाजिक विकास है। सामाजिक जो मान्यताएं हैं उनको किस तरह से वो आत्मसात करता है, यही सामाजिक विकास है। तो उसके सामाजिक विकास का जो पहला क्षेत्र है वो उसके परिवार से प्रारंभ होता है। इसलिए जो पहला क्षेत्र होगा वह होगा परिवार। उसी परिवार में उसके माता पिता आते हैं। तो ये जो है माता पिता, समाज और विद्यालय जो दिया हुआ है वो पहला क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र है लेकिन पहला क्षेत्र हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा परिवार। अगला प्रश्न 7वां ले रहे हैं हम। इस 7वें प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं।
अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन जिसको हम लोग प्रोग्राम्ड लर्निंग कहते हैं, ये प्रोग्राम्ड लर्निंग का जो है ये 3 तरह के होते हैं, रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स। तीनों नाम यहाँ पे दिए गए हैं कि प्रकार हैं रेखीय, लीनियर, ब्रांचिंग, शाखीय और मैथेटिक्स। ठीक है, ये 3 नाम दिए गए हैं। तो जो प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन है उसके 3 प्रकार हैं, और इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये देखिए जो अभिक्रमित अनुदेशन है, प्रोग्राम्ड लर्निंग है, ये प्रोग्राम्ड से ही नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग की गई होगी कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर। वो एक तरह से प्रोग्राम होता है और वो आपको एक रेखीय तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। शाखीय, मैथेटिक्स, इस तरह के 3 उसमें दिए गए होते हैं कि आप उस चीज़ों को जैसे पढ़ने के लिए आप उसको चलते हैं, जैसे टेस्ट पेपर की तर्ज पे वो बने होते हैं कि आप पढ़ेंगे, फिर आपके पास प्रश्न आएगा, अगर उस प्रश्न का सही सही अगर आप उत्तर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आप सही सही उत्तर नहीं देंगे तो आपका पृष्ठ पोषण किया जाएगा, आपको कुछ सहायक सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और फिर अगर सही आप उत्तर दे देते हैं तो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, फिर प्रश्न आएगा, इस तरह से आगे चलते हैं। तो अगर एक ही तरह से चल रहे हैं तो उसको रेखीय कहते हैं। अगर आप कहीं स्किप करके, मान लीजिए कोई तेज बालक है, अगर वो कोई चीज़ स्किप करके आगे बढ़ना चाहता है तो शाखा के रूप में वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि रेखीय में आप जब भी शुरुआत करेंगे शुरू से आप अंत की ओर बढ़ेंगे। लेकिन शाखीय में जो है, अगर आप अच्छा उत्तर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप एक चीज़ों को छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो शाखीय रेखीय में थोड़ा अंतर होता है। और मैथमेटिक्स, ये 3 प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं, प्रोग्राम्ड लर्निंग कहे जाते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं, 8वां प्रश्न है कि मानव विकास परिणाम है, यानी मानव जो विकास है वो किसका परिणाम है। ठीक है, तो देखिए जो मानव विकास है, ऑप्शन देख लेते हैं, जैविक कारकों का, वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का, सामाजिक कारकों का, अभिप्रेरणा कारकों का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का। ठीक है, क्योंकि देखिए मानव जो विकास है उसमें वंशानुगति, उसकी हेरेडिटी और वातावरण, इन्वायरमेंट, दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये कहा जाता है हमारे लोगों के पास कि जो डेवलपमेंट है, ये वुडवर्थ ने ये बात कही भी हुई है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो हेरेडिटी और जो उसका इन्वायरमेंट है उसका प्रोडक्ट है। ठीक है ना, आनुवांशिक है और उसका पर्यावरण, ये दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जो है आपका उसका विकास संचालित होता है। जो आनुवांशिक है वो स्थिर होता है और जो पर्यावरण या वातावरण है उसको बदला जा सकता है। ठीक है ना, तो आप अगर आनुवांशिक उसका कुछ कम है तो पर्यावरण उसको आपको बेटर देना होगा, क्योंकि गुणनफल तभी बड़ा होता है जब दोनों बड़े हों, या दोनों में से अगर एक कम है तो दूसरा बड़ा हो। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट, जो विकास है, ये इस तरह से दिया जाता है, दोनों का प्रभाव उस पर लागू होता है। जहाँ एक स्थिर होता है तो एक जो है सो आपका बदला जा सकता है, वो स्थिर नहीं होता, चर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर हमारे पास है वो यही है कि मानव विकास जो परिणाम है वो वंशानुगति और वातावरणीय दोनों कारकों का परिणाम है, दोनों के अंतःक्रिया द्वारा ही मानव का विकास होता है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है कि बच्चों में गामक कौशल का विकास किस प्रकार होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो गामक कौशल का मतलब है कि जो शरीर से संबंधित है, शारीरिक गतिविधियों से संबंधित है, उसी को हम लोग गामक कौशल कहते हैं। जैसे ऊपर देखे होंगे पियाजे का पहला जो वर्गीकरण है उसमें इंद्रिय गामक अवस्था है। ठीक है ना, तो इंद्रिय गामक यानी इंद्रियों की जो है, या उसी को संवेदी प्रेरक भी कहते हैं। तो उसमें जो है शारीरिक गतिविधियां इसमें आ रही हैं। तो जो गामक कौशल हैं, जो क्रियाएं हैं, प्रेरक क्रियाएं, उनका विकास किस रूप में होता है ये बात पूछी जा रही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। विशिष्ट से सामान्य की ओर,
और सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो है ये भी उतना यहाँ सटीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि सूक्ष्म और स्थूल की बात यहाँ नहीं की जा रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है सामान्य और विशिष्ट में। तो देखिए जो सामान्य जो है, जैसे बच्चा देखिए हाथ पैर शुरू में जन्म के पश्चात जो है चलाना शुरू करता है, और धीरे धीरे वो जो शुरुआत में है पूरा पैर और पूरा हाथ चलाता है, उसका उंगलियों पे अपने जो है या उस अंग के एक विशेष भाग पर उसका जो है वो नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे वो जो है पूरा जो हाथ है पैर है उसके जो है आधे भाग पर नियंत्रण करता है, फिर धीरे धीरे पूरे भाग पर, फिर उंगलियों पर नियंत्रण कर लेता है। तो धीरे धीरे उसका जो है जो नियंत्रण है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है ना, वो डायरेक्ट जो है सो उंगलियों से हाथ की ओर नहीं बढ़ता है, वो हाथ से उंगलियों की ओर बढ़ता है उसका। ठीक है, जो मनुष्य में ऐसे भी जो विकास है वो केंद्र से सिरों की ओर चलती है, मध्य भाग से किनारों की तरफ। तो इसलिए गामक कौशल का जो विकास होता है वो आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न ले रहे हैं। ये इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। चार यहाँ पे हमारे पास युग्म दिए गए हैं, और ये जो है बुद्धि के सिद्धांत से ही है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ था कारकीय सिद्धांत की। तो पहला देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत, ये गिलफोर्ड नाम दिया गया है। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि भाई जेपी गिलफोर्ड जो दिए हुए हैं सिद्धांत, वह सिद्धांत दिए हुए हैं आपका किसका, त्रिआयामी सिद्धांत या SY मॉडल, जिसको प्रज्ञा की संरचना कहते हैं। तो कौन सा युग्म सही नहीं है हमको ये बताना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा नहीं दिया गया है बल्कि होवार्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है, इसलिए ये युग्म सही नहीं है। इसलिए इसका यही उत्तर हो जाएगा पहला। और बाकी देख लेते हैं। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत है, ये पावलोव द्वारा दिया गया है, जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया है। दूसरा समूह कारक सिद्धांत भी हम लोगों ने देखा कि थर्स्टन द्वारा दिया गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत भी कोहलबर्ग द्वारा दिया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो पहला है। अगला प्रश्न 11वां, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया पद है। ये 11वां प्रश्न ले रहे हैं। तो पहला दे रहा है आत्मसातकरण, संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। तो जो पियाजे ने टर्म यूज किया है वो आत्मसातकरण भी यूज किया है, संगठन भी यूज किया है, स्कीमा या अवधारणा भी यूज किया है। जो प्रयोग नहीं किया है वह है उदात्तीकरण। इसलिए इसका सही उत्तर है उदात्तीकरण। देखिए पियाजे जो है वो आत्मसातकरण, समावेशन, संगठन, स्कीमा, ये पदों का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है कि किस तरह से मनुष्य में उसका संज्ञानात्मक उसका जो है बौद्धिक संरचना बनता है, और किस तरह से वो अपनी बुद्धि को विभिन्न अवस्थाओं में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अलग करता है, किस तरह से मानसिक संक्रियाएं उसमें चलती हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जो है संगठन और आत्मसातकरण, समावेशन, इन सब पदों की सहायता से उसको समझाया है। तो आत्मसातकरण का मतलब है कि जो ज्ञान आपका पुराना ज्ञान है और कुछ नया अनुभव आपने क्या किया है, अर्जित किया है। जो नया ज्ञान है उस ज्ञान को आप अपने में अगर शामिल कर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको आत्मसातकरण कर रहे हैं। लेकिन जो आपका नया ज्ञान है उसको अपने में शामिल करने के लिए जो आपका पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान में अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसको समायोजित कर रहे हैं कुछ परिवर्तन के साथ, समझ रहे हैं, उसको आप नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह समावेशन कहलाता है। यानी समावेशन में आप जो पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान के आधार पर परिवर्तित करते हैं, परिमार्जित करते हैं उसको, तो आपका समावेशन कहलाता है। ठीक है, और स्कीमा जो है नई अवधारणा को से संबंधित है कि नया चीज़ कोई अवधारणा आपके पास आ रही है। संगठन यानी उस चीज़ों को संगठित करना, एकत्रित करना। तो इसका सही उत्तर है ये टर्म उदात्तीकरण। अगला प्रश्न चल रहे हैं 12वां। ये प्रश्न कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। अब देखिए कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत आपका है
किसका? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये प्रश्न, और उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 जो है आपका स्तर की बात की गई है। उसमें पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, 3 तरह की बात की हुई है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, इस सिद्धांत में उन्होंने 3 स्तर, 3 स्तर की बात की गई है और 7 सोपान की बात उन्होंने की हुई है। ये आपको याद रखना है। जो 3 स्तर हमारे पास हैं वो है पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत, जिसको प्री कन्वेंशनल हम लोग कहते हैं स्टेज या लेवल, उसको स्तर को लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर, यहाँ पे समझना है कि जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें जो बच्चे का जो नैतिक निर्णय है वो बाह्य व्यक्ति, जो उसके साथ का व्यक्ति है, जो उसका अभिभावक है, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो भी उसका साथ का व्यक्ति है, उसके द्वारा उसका नैतिक निर्णय निर्धारित होता है। और वो जो है उसमें दंड और पुरस्कार की नीति उस पर काम करती है। ठीक है ना? वो वह कार्य करना अच्छा समझता है जिसके लिए उसको पुरस्कार मिलता है, और वह उस कार्य को गलत समझता है जिसके लिए उसको दंड मिलता है। उसकी जो नैतिकता होती है वो इतने ही तक सीमित रहती है। लेकिन परंपरागत स्तर में वह, उसमें जो है देशभक्ति की भावना, जो राष्ट्र के या देश के या समाज के जो उसमें आपके पास नियम हैं, उनको वो पूर्ण रूप से आत्मसात करता है, और वो उसको मानता है कि ये सार्वभौमिक सत्य हैं, उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी वो जो है नियमों को स्थिर मानता है। और तीसरा स्टेज में जब वो पहुंचता है तो वो नियमित को जो नियम बनाए गए हैं, जो समाज के जो नैतिक नियम हैं, उनको वो जो है सो मानता है कि ये स्थिर नहीं है, बल्कि इनको अपने अनुसार हम बदल सकते हैं, क्योंकि ये हम ही मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। तो ये 3 स्तर उन्होंने बताए हैं। पूर्व परंपरागत, जहाँ पे उसका नैतिक जो निर्णय है वो साथ के व्यक्ति द्वारा निर्भर करता है, और उसमें वह कार्य, वही उसका नीति जो है यह कहता है कि वह कार्य अच्छा है जिसके लिए उसको पुरस्कार मिलता है, और वह कार्य गलत है जिसके लिए उसको दंड मिलता है। परंपरागत स्तर में जो समाज के नियम है, कानून है, उनको पूरी तत्परता से पालन करता है, और वो जो है ऐसा इसलिए करता है कि उसको जो है समाज में जहाँ भी वो है उसको मान सम्मान मिले, और वो इन नियमों को में परिवर्तन की गुंजाइश को नकारता है। लेकिन तीसरे स्तर में जब वो पहुंचता है तो ये समझता है कि नहीं, ये नियम जो है सो परिवर्तनशील हैं, इनको परिवर्तन किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसको वो चुनौती देने का साहस उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, और इसमें 7 सोपान आते हैं। इसमें 2 बात और हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें कि ये जो है आपका सिद्धांत, इस सिद्धांत को देने के लिए से पहले जो कोहलबर्ग हैं, उन्होंने जो बहुत सारे जो है नैतिक दुविधा पर आधारित प्रश्नों को बच्चों से किया है। नैतिक दुविधा एक टर्म आता है, और नैतिक तर्कना, इनको भी आपको थोड़ा सा समझना है। तो इस सिद्धांत के लिए इन्होंने ये 2 टर्म भी यूज किए हुए हैं, कहीं के आया हुआ है। तो देखिए, नैतिक विकास में हम लोग ये जो है यही देखते हैं कि बच्चा जो है नैतिक नियमों को किस ढंग से वो उसको देखना, या उसमें किस तरह से नीति का विकास होता है, इससे संदर्भ रखता है। तो इस सिद्धांत को देने से पहले उन्होंने नैतिक दुविधा पर आधारित बहुत सारे प्रश्नों को उम्र के, हर उम्र के बच्चे से किया, और उसके लिए जो जो है सो आपको तर्क शक्ति की ज़रूरत पड़ी, उसी को उन्होंने, जो तर्क किया गया उसी को उन्होंने नैतिक तर्कना का नाम दिया हुआ है। ठीक है?
तो नैतिक दुविधा से संबंधित कि जैसे कि प्रश्न जैसे कि मान लीजिए कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनको सख्त दवा की ज़रूरत है, आपके पास एक भी पैसा नहीं है, आप जो है किसी दवाई दुकान पर आप गए हुए हैं दवा लेने के लिए, दवा आपके हाथों में है लेकिन पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उस दवा को जो है सो दुकानदार से ज़बरदस्ती लेकर भाग जाएंगे, ठीक है, चोरी कर लेंगे उस दवा की, कुछ और क्या करेंगे? आपका उस समय कर्तव्य क्या है? इस तरह के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षा, पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो यह जो अवस्था है, ये जो चीज़ है, ये सारी जो चीज़ों को देखने की बात आ रही है इसमें कि दूसरे के अनुमोदन यानी समर्थन मिल रहा है कि नहीं, आकांक्षा है कि नहीं, तो पारिवारिक स्तर, सभी चीज़, मान सम्मान, इन सब को बातों पर आधारित जो है चीज़ों को वो देखता है, तो वो स्तर जो है वो उत्तर परंपरागत स्तर है। इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तर परंपरागत स्तर, लास्ट स्टेज में। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सभी का ये समायोजन है, तो वो उसके में इसका सही उत्तर उत्तर परंपरागत होगा। अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का संबंध है किससे है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो दिया गया है वह स्किनर द्वारा दिया गया है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो है अधिगम के सिद्धांत हैं, इसको हम डिस्कस कर ही दे रहे हैं। ये अधिगम के सिद्धांत को हम लोग दो भागों से बांटते हैं, जो अभी ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो अधिगम का सिद्धांत इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं, एसआर थ्योरी और एसएस थ्योरी। जो बात हो रही थी, गलती से वहाँ बुद्धि के सिद्धांत में हमने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया था। तो इसमें जो है सो एसआर थ्योरी, जिसको हम लोग स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो इस उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में जो हमारे पास है, ये उद्दीपन की बात आती है और अनुक्रिया की बात आती है, और इसी को हम लोग जो है संबंधवाद या व्यवहारवाद सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों का थॉर्नडाइक का आता है, थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न और भूल सिद्धांत है वो आता है। आपका पावलोव का आता है, जिसका नाम है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, या क्लासिकल जो है कंडीशनिंग थ्योरी हम लोग कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यह याद आपको रखना है। और इसमें जो हमारे पास है वो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसका दूसरा जो नाम है वह नाम है नैमितिक सिद्धांत, नैमितिक इंस्ट्रूमेंटल नैमितिक सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है। और जो एसएस थ्योरी है, इसमें हम लोग सूझ का सिद्धांत पढ़ते हैं, सूझ का सिद्धांत, जो कोहलर और कोफका द्वारा दिया गया है। सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा ये दिया गया है। ठीक है ना, तो ये चार तरह के सिद्धांत की बात की जाती है, किसमें? आपका अधिगम के सिद्धांत यानी सीखने के सिद्धांत में। ठीक है, दो भागों में बांट सकते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया और उद्दीपन उद्दीपन, या इसको संबंधवाद कहते हैं हम लोग, संबंधवाद सिद्धांत या व्यवहारवाद सिद्धांत, इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो व्यवहारवाद में जो है आपका थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर का सिद्धांत आता है, जबकि इधर कोहलर और कोफका का जो, या गेस्टाल्टवादियों का जो सूझ का सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने प्रश्न को। ये प्रश्न हमारे पास आ गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो इसका संबंध किससे है? स्किनर से। थॉर्नडाइक का किससे संबंध है?
तो प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से, ठीक है ना, जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उससे संबंध है। और कोहलर का किससे संबंध है, तो सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत से। अगला प्रश्न ले रहे हैं 14वां, कि कह रहा है हमसे कि संवेगों को छिपाने या छद्म रूप से व्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है किस अवस्था में। ठीक है, यानी संवेग मतलब जो प्रेम है, अनुराग है, गुस्सा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमें भय है, ये छद्म रूप से या छिपाने का जो बात है, छद्म रूप से आप उसको एक्सप्रेस करिए या छिपाइए, इस किस अवस्था में इस तरह की प्रवृत्ति विकसित होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में। तो यह जो है इसका सही उत्तर है आपका बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जो बालक है वो संवेगों को छिपाने का भी कभी प्रयास करता है और कभी कभी उसको जो है व्यक्त भी करता है। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा बाल्यावस्था। अगला प्रश्न हमारे पास है 15वां प्रश्न। वो कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सीखने में निम्नलिखित में से, वाइगोत्स्की जो हैं वो बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, जो वाइगोत्स्की हैं उनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक विकास का सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी उसको हम कहते हैं। तो सामाजिक जो विकास का सिद्धांत है उसमें वो समाज, ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं और वो मानते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालक में विकास होता है और भाषा को भी वो एक औजार की तरह स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका जो है वो महत्वपूर्ण जो कारक जो उसको मानते हैं वह है समाज, यानी सामाजिक। इसका उत्तर सही ये है। अगला है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो टेस्ट है वो किससे संबंधित है, किसका परीक्षण है वो। तो यह जो परीक्षण है वह परीक्षण है बुद्धि का। इसका सही उत्तर है बुद्धि। ठीक है, ये याद रखना है। बुद्धि के परीक्षणों को हम लोग शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में बांटते हैं, फिर उसको व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बांटते हैं। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, ठीक है, इस तरह से, और रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, इस तरह से कई जो परीक्षण हैं जो बुद्धि को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण बनाया गया था वो साइमन द्वारा बनाया गया था 1905 में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा नाम अलग है, याद रखना है कि रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो है वो बुद्धि का परीक्षण है। अगला प्रश्न है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में, 17वां प्रश्न, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, ये स्कैप फोल्डिंग जो टर्म यूज हुआ है ये भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंध रखता है। तो ये स्कैप फोल्डिंग जो है उसको हम कहते हैं, जिसको स्कैप फोल्डिंग यानी ढांचा निर्माण, स्कैप फोल्डिंग जो वर्ड है उसको ढांचा निर्माण कहते हैं। और ये ढांचा निर्माण शब्द का यूज है कि आप जो बच्चा को बाहरी सहयोग प्रदान करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए, तो बच्चे के द्वारा जो जो आपको बच्चे के सीखने में जो वयस्कों द्वारा बाहरी सहयोग दिया जाता है उसी को हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। और एक टर्म और यूज होता है, वह टर्म है जेडपीडी। तो जेडपीडी का जो टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, वह क्या है कि जो बालक विकास कर रहा है, ठीक है, और जो वो कर सकता है, दोनों क्षमताओं के बीच में जो अंतर है उसी को हम संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, जेडपीडी। और स्कैप फोल्डिंग जो बाहरी सहयोग दिया जा रहा है, मान लीजिए कि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल चलाना सीख रहा है तो पीछे से कोई उसका गार्जियन जो है, अभिभावक, अगर पीछे साइकिल उसको पकड़ रहा है कि तुम चलाओ हम, और उसकी मदद कर रहा है और पीछे पीछे जा करके मान लीजिए कुछ दूर तक उसको छोड़ देता है, फिर पकड़ लेता है, तो ये जो बाहरी सहयोग दिया जा रहा है उसको, इसी को हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। यानी जो अस्थायी सहयोग है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका जो सही उत्तर है वह है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। यानी स्कैप फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है,
तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर। अगला प्रश्न है 18वां कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था 2 वर्ड आपको कोहलबर्ग में, एक नैतिक तर्कना और एक नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा पर आधारित प्रश्न का उदाहरण भी हमने आपको दिया था कि किसी की माँ का तबीयत खराब है, उसके पास पैसे नहीं है, दवा की सख्त ज़रूरत है, तो क्या वो उस परिस्थिति में वो दवा की चोरी करना उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है, क्या करेगा वो। ठीक है, इस तरह की, तो इसको नैतिक दुविधा वाला प्रश्न कहते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में जो वो तर्क करता है, जिस प्रकार से वो सोचता है, उसको हम लोग नैतिक तर्कना कहते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि सही और गलत के जो बारे में निर्णय लेने में जो शामिल उसका चिंतन प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है नैतिक तर्कना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नैतिक तर्कना। अगला प्रश्न है कि करके सीखने का विचार किसने दिया। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इसी को हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया हुआ है जॉन डीवी ने। आपको याद रखना है, जॉन डीवी जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा जो है इनके ये प्रतिपादक रहे हैं, और ये लर्निंग बाय डूइंग के भी विचार का प्रतिपादन इन्होंने ही किया हुआ है, जॉन डीवी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि सृजनात्मकता संबंधित है, यानी सृजनात्मकता जो है वो किससे संबंध रखता है, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, कल्पनात्मक चिंतन से, या इनमें से कोई नहीं। NOT मतलब नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो देखिए इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वह है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब आप किस तरह से लिक से हटकर सोचना, यानी ऐसे प्रश्नों में जो अपसारी चिंतन, ऐसे प्रश्नों में आवश्यकता उसकी पड़ती है जिसका उत्तर एक से अधिक होता है। ठीक है, और इस तरह के प्रश्नों को हम लोग मुक्त उत्तर वाला प्रश्न भी कहते हैं। तो सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मुक्त उत्तर वाला प्रश्न हम लोगों को कक्षा में प्रयोग में लाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है औपसारी चिंतन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों के पास सामने है जो कह रहा है कि न्यूटन ने, 21वां प्रश्न है, वो कह रहा है कि न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह किसका उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूज हुआ है कि सेब को उन्होंने नीचे गिरते देखा, उनके मन मस्तिष्क में बहुत सारा विचार कौन था। ठीक है, और अंत में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का खोज किया। तो यह जो उदाहरण है ये अचानक स्फूर्त ढंग से उनमें एक सूझ डेवलप हो रहा है, अंतर्दृष्टि डेवलप हुई, तब उन्होंने वो सिद्धांत बनाया। इसलिए यह उदाहरण जो है वो अंतर्दृष्टि का है, यानी सूझ का है। इसलिए इसका सही उत्तर है अंतर्दृष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न 22वां, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूँ। यानी कहीं एक खूंटी पर मैं एक चाबी टांगता था, लेकिन अब मैं वो स्थान बदल कर कहीं और रखता हूँ, फिर भी मैं भूल से वहीं चाबी लेने पहुँच जाता हूँ। इसका यह जो उदाहरण है वह उदाहरण है अनुबंधन का। क्योंकि जिस प्रकार पावलोव के प्रयोग में हम देखते हैं कि भोजन देने पर जो के बाद जो कुत्ते में लार आता था, वो भोजन के साथ साथ घंटी बजाने से ही उसका लार आने लग जाता है। यानी जो उसका भोजन से अनुबंधन था वो अनुबंधन हट करके वो लार से अथी घंटी से आ जाता है, और केवल घंटी बजने से ही उसके मुंह में लार आने लगता है। तो इसी प्रकार इस प्रश्न में भी भाई जहाँ वो टांगता था चाबी, अब वो स्थान बदल दिया है, लेकिन चूंकि उसका अनुबंधन उस खूंटी से बन गया है, इसलिए वो भूलकर फिर दोबारा वहीं चला जाता है कि चाबी यहीं होगी। ठीक है, तो यह जो उदाहरण है वह अनुबंधन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 23वां हमारे पास कि
निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ घटित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सा अनुबंधन। अब देखिए विकल्प दिया है शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्लासिकल अनुबंधन और नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्लासिकल अनुबंधन का ही दूसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन, यानी दो ही विकल्प है, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो देखिए शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में यही अंतर है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसमें जो भी अधिगम करता है वह वातावरण का या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने के लिए बाध्य है, लेकिन यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि उसका परिणाम कैसा है। ठीक है ना, यानी जो व्यवहार का परिणाम है उससे अनुबंधन जो है संबंधित होता है। परिणाम अगर अच्छा होता है तो अनुबंधन जो है मजबूत होता है, और अगर उस व्यवहार का परिणाम अच्छा नहीं होता है तो वो अनुबंधन आपका उतना मजबूत नहीं होता है, वो टूट जाता है। जैसे कि चूहे के प्रयोग में हम देखते हैं कि भाई उसको भोजन मिलता है तभी तो उसका अनुबंधन मजबूत होता है, वो जो है सो लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, उसको सीख जाता है। अगर उसको भोजन नहीं मिलता तो भाई वो उस कार्य को नहीं सीखता। तो व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर कौन सा अनुबंधन करता है, ठीक है, तो वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि उद्दीपक के साथ साथ घटित होने पर आधारित न होकर, यानी उद्दीपक के साथ न केवल डिपेंड नहीं करता है बल्कि व्यवहार के परिणाम पर निर्भर करता है, वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला है 24वां प्रश्न, डिसकैलकुलिया का संबंध क्या है, किससे है? तो कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन है वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये कैलकुलेशन गणित में यूज होता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलिया जहाँ भी आएगा डिसकैलकुलिया उसको का संबंध गणितीय अक्षमता से है। डिसलेक्सिया अगर आ रहा है तो भाई उसका पठन आपका अक्षमता से होगा। डिसग्राफिया आ रहा है तो ग्राफ मतलब लिखन से संबंधित है, तो डिसग्राफिया का संबंध लेखन अक्षमता से है, डिसलेक्सिया का संबंध पठन अक्षमता से है, और डिसकैलकुलिया का संबंध जो है वो गणितीय अक्षमता से है, इसलिए इसका उत्तर है गणितीय अक्षमता से। 25वां प्रश्न है हमारे पास कि आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो आनुवंशिकता को जो है हम लोग स्थिर सामाजिक संरचना मानते हैं। अभी भी हमने जिक्र किया था कि जो आपके पास है मानव विकास वो आनुवंशिकता और उसके पर्यावरण का प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन उसमें आनुवंशिकता कैसा है तो वो स्थिर है, स्टैटिक है, इसलिए यहाँ आनुवंशिकता को हम लोग स्थिर सामाजिक संरचना मानते हैं, इसलिए इसका उत्तर है स्थिर। अगला 26वां प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है, यानी चिंतन जो सोच विचार है वो अनिवार्य रूप से है, क्या है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, कि मनोगतिक प्रक्रिया है, कि मनोवैज्ञानिक परिघटना है, कि भावात्मक व्यवहार है। तो देखिए चिंतन मन मस्तिष्क करता है, हमारा मस्तिष्क करता है, और मस्तिष्क में कौन सी गतिविधि होती है? संज्ञानात्मक गतिविधि होती है, मानसिक गतिविधि होती है, इसलिए इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला प्रश्न 27वां है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो देखिए हमने पियाजे का जो अधिगम या जो उसका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उस सिद्धांत में हमने ये जिक्र किया कि उसमें आपके पास समावेशन, आत्मसातकरण, संगठन, स्कीमा ये सब वर्ड यूज हुए हैं, और जो आत्मसातकरण है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नवीन ज्ञान को आत्मसात कर लिया जाता है, अपने अंदर समाहित कर लिया जाता है, और समावेशन वह प्रक्रिया है जिसमें नवीन ज्ञान को, ठीक है, पूर्व के ज्ञान में परिवर्तन, संशोधन, परिमार्जन के द्वारा समाहित किया जाता है। यानी समावेशन में आपको जो है नवीन अनुभव जो मिला है उसके अनुसार पूर्व के ज्ञान को आप परिवर्धित करते हैं, परिमार्जित करते हैं, परिवर्तन उसमें लाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर है चूंकि इसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है समावेशन।
अगला है खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? तो खिलौने की आयु जो है सो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जो हमारे पास 6 से 9 साल जिसको ज़्यादा माना जाता है, तो उसमें जो है सो बच्चे को खेलने की ज़्यादा रुचि रहती है खेल में, और खिलौने से वो ज़्यादा खेलता है, इसलिए उसको खिलौने की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है 29वां कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था यानी जन्म का जो शुरुआती अवस्था है, जिसको कुछ लोग 0 से 2 साल दो मानते हैं, 0 से 2-3 साल भी मानते हैं। तो शैशवा काल जो है वो एक बार प्रश्न पूछा भी गया है, उसको 0 से 2 साल जो है सीटेट में माने हैं। तो इस शैशवावस्था की जो विशेषता नहीं है उसके जिक्र यहाँ किया गया है। तो शारीरिक विकास की तीव्रता, तो भाई शारीरिक विकास तीव्रगति से शैशवावस्था में होता है, ये सही है। नैतिकता का होना है, दूसरों पर निर्भरता है, तो दूसरों पर निर्भरता रहता है, हम लोग ने अभी बात की। मानसिक विकास में तीव्रता, तो भाई विकास उसका शारीरिक और मानसिक दोनों तीव्रगति से होता है, लेकिन हमने चर्चा किया था कि उसमें नैतिकता नहीं होती है, ठीक है ना। वो शैशवावस्था को परतंत्र नैतिकता की संज्ञा दी गई है, उसमें नैतिकता नहीं होता है उसके। अगला जो है गेस्टाल्ट का अर्थ है, तो गेस्टाल्ट का जो अर्थ है, जिसको वो गेस्टाल्टवादियों ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम था सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और उसमें गेस्टाल्ट का जो वर्ड है उस शब्द उसका शाब्दिक जो अर्थ है वह है पूर्णाकार, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्णाकार। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये 30 प्रश्नों को कंप्लीट किया हुआ है, और हम समझते हैं कि आपको ये प्रश्न उनों का जो सेट था वो समझ में आया होगा, और आप इसका पुनः जो है सो एक बार फिर अपने से इसको समझते हुए करेंगे, ठीक है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।